अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज से इंशाल्लाह हम कमीशन टेस्ट ऑफ 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगे हैं। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं भी आपको आवाज़ से भी पता लग रहा होगा। साथ साथ मुझे आई की लिटिल बिट इन्फेक्शन हुई है, जिसकी वजह से आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन कुछ न कुछ करवा सकूँ। अच्छा, फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप वीडियोस बहुत ज़्यादा लिमिटेड अपलोड करते हो। सो बेटा, मैंने आपको सिलेबस यानी जो मेन टॉपिक्स है, जो मेन चैप्टर्स है, वो मैंने बता दिए। मेन काम क्या होता है? रूट को फाइंड आउट करना, रास्ते को फाइंड आउट करना कि सर हमने टेस्ट के लिए याद क्या करना है, कौन कौन से चैप्टर्स ज़रूरी है। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया, सो उन चैप्टर्स पर काम करें और अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर ले। एक बात ये होगी। सेकंड बात बेटा ये है कि अगर मैं अभी आपको अपने व्हाट्सएप ओपन करके दिखा दूं, तो यकीन करें अभी भी 100 से ज़्यादा मैसेजेस ऐसे होंगे जो अनरीड होंगे। तो मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी अपनी भी ज़िंदगी है। अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा, तो इट्स मीन मैं बिज़ी हूँ या मेरी तबीयत नहीं ठीक या कोई और मसला है, लेकिन फिर भी आप बच्चे बार बार मैसेजेस करके मुझे शर्मिंदा कर रहे। सेकेंडली, जब मैं आपको नोट्स की प्राइस बता देता हूँ, तो उसमें आगे से रीजनिंग करना, सर इतने नहीं दूंगा, इतने दूंगा, इतने नहीं दूंगा, इतने दूंगा, बस ये चीज़ें मेरे साथ काइंडली ना करे कि मैं इस चीज़ पर मजबूर हो जाऊँ कि जितने भी जीडी पायलट, CAE, ADA आए, मैं उसको रिप्लाई ही ना करूँ। बिलीव इन भी, आप किसी और यूट्यूबर को मैसेज कर ले, वो आपको रिप्लाई तक देना पसंद नहीं करेंगे। मैं आपको विद इन सेकेंड्स आपको रिप्लाई देता हूँ, उसके बावजूद आप लोगों का ये हाल है। अभी भी अगर आपके पास 10 डेज है, गिवन नंबर पर हमारे साथ कांटेक्ट कर ले, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह उससे आपका इनिशियल टेस्ट 100% पास होगा। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी किवरी है किसी भी बच्ची की या बच्चे की, वो कमेंट सेक्शन में बता दे। नेक्स्ट एक वीडियो उस पर बनाऊंगा ताकि आपके तमाम क्यूरीज सॉल्व हो सके। अब आइए एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज द कोलिजन इन विच बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड इज कॉल्ड। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। मोमेंटम को हम सिंपल डिनोट करते हैं P से, और ये हमारे पास mv के बराबर है। m आपका मैस है और v वेलोसिटी है। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं m मल्टीप्लाई बाई v, m mass and v velocity। काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम सिंपल डिनोट करते हैं के ई से, और ये हमारे पास हाफ mv² के बराबर है। m मैस है और यहाँ पर v भी वेलोसिटी है। इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है। अब वो कोलिजन का मतलब क्या होता है? कोलिजन का मतलब होता है टकराव। अगर दो बॉडीज आपस में टकराती हैं और उसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का मतलब होता है बच जाना। अगर ये दोनों उनमें बच जाते हैं, ऐसे कोलिजन को हम नाम देंगे इलास्टिक कोलिजन का। और इसके बिल्कुल अपोजिट होता है इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व हो जाता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसमें कंजर्व नहीं होती। सो इनइलास्टिक कोलिजन की भी आपको समझ आ गई। रैंडम कोलिजन, कोई भी दो बॉडीज अगर आपस में टकरा जाए तो वो कहलाएंगी रैंडम कोलिजन। अच्छा, कोर्स से रिलेटेड बात याद आ गई। बात बच्चे कहते हैं कि सर आप क्लासेस नहीं डिलीवर करते। सो बेटा, अगर आपके पास टोटल 10 डेज है, तो उसमें मैं आपकी क्लासेस भी लेने बैठ जाऊँ, तो क्या हाफ प्रिपरेशन आप करेंगे? सो दैट्स व्हाई मैं क्लासेस पर फोकस नहीं करता, नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। और नोट्स में किसी भी एमसीक्यूज़ में आपको मसला आ रहा है, सो डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो एमसीक्यूज़ मैं आपको समझाया करूँगा। एमसीक्यू नंबर 2 इज अ प्रोजेक्टाइल हैज ब्लैंक एक्सेलरेशन थ्रू आउट इट्स मोशन। प्रोजेक्टाइल होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया है और ये ऑब्जेक्ट इस टाइम रेस्ट पे है। मैं आपको कहूँ कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया, आपने ऊपर इसको फेंक दिया, इस पर फोर्स लगाया। अब जब ये ऑब्जेक्ट किसी मैक्सिमम हाइट पर आए, इस टाइम इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा मां सिवाय ग्रेविटेशनल फोर्स के, जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है। सो ऐसे ऑब्जेक्ट जिस पर कोई और फोर्स ना लग रहा हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स हो उस पर, तो ये कहलाता है प्रोजेक्टाइल। फिर प्रोजेक्टाइल के अपने दो कंपोनेंट्स हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये भी आपको पता लग गया। और प्रोजेक्टाइल में चूंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, सो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो थ्रू आउट इट्स के, यानी जो फ्लाइट है, इसमें जो प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगी। नंबर 3 इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम इट। सो प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है वो मैक्सिमम होता है 45 डिग्री के ऊपर। अगर हम हाइट की बात करें, देखिए एक होती है हाइट और एक होती है रेंज। हाइट का मतलब ये होता है, यहाँ पर जिस तरीके से पूछा गया है रेंज,
हाइट का मतलब होता है किसी, फॉर एग्जांपल ये दो बॉडीज हैं, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से थ्रो किया और वो प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आके गिरा है, से कहलाता है रेंज ही। हाइट होता है एक चीज ऊपर कितने गई है। तो अगर आपसे हाइट का पूछा जाए, यहाँ पर रेंज ना लिखा होता, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट, तो फिर वो होता 90 डिग्री। क्यू नंबर 4 इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपको ये चीजें ज्यादातर मिलेंगी जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक रस्सी के साथ बांधते हैं और आप इस रस्सी को गोल गोल घुमाएं, तो आपको ऐसा लगेगा जिस चीज को आपने उस रस्सी के साथ बांधा है ना, तो वो जो ऑब्जेक्ट है आपको ऐसा फील होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बाहर की तरफ जोर लगा रही है। फॉर एग्जाम्पल हम कह लें कि ये एक रस्सी है, इस रस्सी के साथ यहाँ आपने एक पत्थर को जोड़ा हुआ है, तो जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे ना और लास्ट में क्या कर लो, इस रस्सी को छोड़ दो, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ऐसे जाएगा, ये सेंटर की तरफ नहीं आएगा। तो ये क्या कहलाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर जा रहे हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो mv² डिवाइडेड बाय rm, यहाँ पर मैस है, v वेलोसिटी है और r यहाँ पर आप लोगों का रेडियस। नंबर 5 इज पोटेंशियल एनर्जी कैन बी। एक होती है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी के मेनली टू टाइप्स है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्रीवियस एमसीक्यूज में मैंने आपको समझा दिया। एनर्जी की वो टाइप जो सिंपल आप कह सकते हो कि किसी बॉडी मोशन कर रही है, उसमें जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से, फॉर एग्जांपल एक बंदा पहाड़ पर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एज इन कंपैरिजन टू यू जो लैंड पर है उससे ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी पीई से हम इसे डिनोट करते हैं और ये हमारे पास mgh के बराबर है। m मेस है, g ग्रेविटी और h हाइट है। और पोटेंशियल एनर्जी आपकी बहुत है एंड भी हो सकती है, या तो ये पॉजिटिव होंगी या फिर निगेटिव होंगी। इसके बिल्कुल बरकत जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव मिलेंगी। गर्मियों में जुकाम का अलग ही मजा होता है। एमसीक्यू नंबर 6 इज अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 12 मिनट्स। एक ट्रेन की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, यानी वो एक आवर में 90 किलोमीटर कवर कर रहा है। अगर 12 मिनट्स इस सेम ट्रेन को दिया जाए तो कितने डिस्टेंस को कवर करेंगे। सो सिंपल मैंने इस एमसीक्यूज को विद द हेल्प ऑफ एआई सॉल्व किया हुआ है। आज के टाइम पे एआई है तो आपको ज़्यादा दूर जाने की पढ़ना नहीं पड़ता। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि हमें टाइम दिया गया है मिनट्स में, हम इनको चेंज करेंगे आवर्स में। सो जो स्पीड है वो चूंकि किलोमीटर पर आवर में है, हमने 12 मिनट्स को चेंज करना है आवर में। सो 12 मिनट ये है कि 60 पर क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स हो गए। सो पहले को 60 पर डिवाइड करेंगे तो 0.2 आवर्स आ जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमें स्पीड दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर और इसको आप 0.2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर। फिर भी अगर किवरी है, समझ नहीं आती, तो मैंने आपको पहले बताया कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे से कोई भी चीज पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स 1/4 आर मेल, द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स। एक क्लास है जिसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 24 स्टूडेंट्स। अब इस क्लास के आप क्या कर ले, 4 हिस्से बना ले। क्या कह रहा जा रहा है कि 1/4, ये टोटल हिस्से कितने हैं, 4 हैं। इन 4 हिस्सों में एक हिस्सा सिर्फ स्टूडेंट्स का, यानी मेल स्टूडेंट्स का। तो आप क्या कर ले, 24 को आप डिवाइड कर ले 4 के ऊपर, तो कितने बच गए, 4 1s are 4 and 4 6 are, यानी एक ग्रुप में 6 स्टूडेंट्स हो। तो अब ये 6 स्टूडेंट्स ये मेल हो गए, बकाया कितने बचे, 18 फीमेल्स बची। सो 18 को 24 पर डिवाइड कर लो और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा 75%। या दूसरे अल्फाज में ऐसा कह सकते हैं कि 1/4 इसमें मेल है, 1/4 मतलब 3 हिस्से फीमेल के, एक हिस्सा मेल का। सो अगर हम 100% कोई चीज़ ले ले, मैं कहूँ कि इस 100% में एक हिस्सा आपका है, सो कितना होगा, 25 होगा। तो क्या कितना बचता है, वो है 75%। एमसीक्यू नंबर 8 इज लीप ईयर्स कम्स आफ्टर। लीप ईयर्स आपको पता है हमेशा 4 साल के बाद आता है। वैसे आपको फिब में मिलेंगे, जो फरवरी का मंथ होता है इसमें आपको मिलेंगे 28 डेज, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो फिर आपको 28 की जगह डेज मिलेंगे 29। सो वैसे साल में कितने डेज होंगे, 365 होंगे, लेकिन जब लीप ईयर आएगा तो लीप ईयर में फिर कितने डेज होंगे, 366 डेज होंगे बिकॉज ऑफ फेब्रुअरी। तो अगर लीप ईयर मंथ का पूछ लिया जाए, सो लीप ईयर मंथ फिर फेब है। लीप ईयर डे का पूछा जाए वो 29 है, और लीप ईयर कितने ईयर के बाद आता है, 4 ईयर्स के बाद आता है। एमसीक्यू नंबर 9 इज आफ्टर अरेंजिंग द वर्ड
इट इज द नेम ऑफ। सो ये आपको एक जंबल वर्ड दिया गया है। बेसिकली जब आप इसको अरेंज करेंगे तो ये बनता है लिपर्ड, और लिपर्ड आपको पता है कि ये एक एनिमल है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 10 इज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। ये अब आपको अगेन देख ले, आपको एक जंबल वर्ड दिया गया, इसको आप अरेंज कर ले। असल में आता है ब्यूटी, BEAUTY। सो लास्ट अल्फाबेट कौन सा है, वो Y है। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 11 इज द मैट्रिक्स ऑफ 5005 इज। अच्छा, ये मैट्रिक्स दिया गया आपको 50, असल में ये आपको ऐसे दिया होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर लिखा नहीं जाता 5050, ठीक है। ये आपको सॉरी, ये यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 5। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में बराबर हो। यहाँ पर देख ले 2 रोज है 2 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज कॉलम्स के बराबर होंगे ये कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। यानी स्केलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होंगे। नल मैट्रिक्स तब होता है अगर इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते। फॉर एग्जाम्पल 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, ये आ जाएगा 25, 25 माइनस 0, ये आ जाएगा 25। तो इसका सेट तो नल नहीं ना आया। तो अगर यहाँ पर 0 होता तो फिर ये कहलाता नल सेट। सिंगुलर कब होता, अगर इस सेट में सिर्फ एक एंट्री होती, लाइक इस तरीके से 1, तो फिर ये कहलाता सिंगुलर मैट्रिक्स। बेटा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर समझा सकूँ, लेकिन जुकाम ने, आंखों ने इतना तंग किया हुआ है कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। द कंजुगेट ऑफ ax प्लस by है। सो कंजुगेट में सिंपल आप में क्या करना होता है कि जो आपको बीच में साइन दिया जाए, वैसे इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग है, लेकिन जब आपने आसानी से करना होता है, चूंकि उधर आपके पास कैलकुलेशंस का टाइम नहीं होता, तो सिंपल आप क्या करते हो, जो सेकंड आपको लेटर्स दिए जाएंगे, जिस तरीके से इस केस में आपको लेटर्स दिए गए हैं by, तो इसके सामने जो भी साइन होगा उसको आपने चेंज कर लेना। जिस तरीके से यहाँ पर प्लस में दिया गया है, इसको आप माइनस में चेंज कर ले, तो आपका आंसर आ जाएगा ax माइनस by। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा होता ax माइनस by, इससे हमने कंजुगेट लिखना था, फिर इसका कंजुगेट होना था ax प्लस by, यानी इसके सामने जो सिंपल साइन है, इस साइन को हमने चेंज कर दिया। 13 इज हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पर असल में क्या कहा जा रहा है कि हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू 2 डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपने ऐड कर लेनी है, 2 डिफरेंट पॉइंट्स। सो अगर 2 डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, सपोज कर ले एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, तो इससे सिर्फ एक लाइन आप गुजार सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पॉइंट से, तो फिर एक पॉइंट से आपका आंसर क्या होगा, मोर देन 1, क्योंकि यहाँ से भी आप गुजार सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो अगर 2 डिफरेंट पॉइंट्स होंगे तो सिर्फ ओनली 1 लाइन पास होगा, और अगर एक पॉइंट दिए जाए तो फिर उससे आपका आंसर क्या होगा, मोर देन। क्वेश्चन नंबर 14 इज 2 वेक्टर्स विल बी इक्वल इफ देयर ब्लैंक आर इक्वल। 2 वेक्टर्स, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि 2 वेक्टर्स को हम 8 तब कर सकते हैं। एडिशन के लिए हमने फिजिक्स में रूल ये पढ़ा है कि 2 वेक्टर्स आप तब ऐड कर पाएंगे जब उसकी लेंथ एंड डायरेक्शन दोनों आपस में बराबर होंगी। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ए एंड बी है, लेंथ एंड डायरेक्शन दोनों। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक वेक्टर दिया गया है, ये इसका लेंथ कितना है 5 मीटर है, और दूसरे मुझे वेक्टर दिया गया है ये, जिसका लेंथ कितना है 6 मीटर। तो क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूँ फिजिक्स के रूल के मुताबिक? नहीं कर सकता। या फिर फॉर एग्जाम्पल ये मुझे ऐसे दिया गया है, इसका लेंथ बेशक आप 5 मीटर ले ले, तो क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूँ? नहीं, बिकॉज फर्स्ट जो यहाँ पर कंडीशन है लेंथ का, वो तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन जो सेकंड इसका क्या है कंडीशन है, जो डायरेक्शन का है वो चेंज है। सो लेंथ एंड डायरेक्शन दोनों का सेम होना जरूरी है, तब जाके 2 वेक्टर्स को आपस में आप ऐड कर पाएंगे। नंबर 15 इज एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड। वो एंगल जो 90 डिग्री के बराबर होगा ये कहलाएगा राइट एंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री से कम है, एंगल लेस देन 90 डिग्री, वो कहलाएगा एक्यूट एंगल, एंड एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, फिर अगर हम 2 एंगल्स को आपस में ऐड करें, उसका सम 90 आ जाए। 2 एंगल्स की मैं बात करना, अगर 2 एंगल्स को आपस में आप ऐड करें, उसका सम 90 आ जाए, तो फिर कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर 2 एंगल्स को आप आपस में ऐड करें, उसका सम 180 आ जाए, तो फिर वो कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। एमसीक्यू नंबर 16 इज शी ब्लैंक टू द मार्केट एवरी संडे। अब यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यहाँ पर हमने शी के साथ करेक्ट हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, शायद वो एयरमैन का टेस्ट था,
कि जब भी ये वर्ड्स आए ही, शी या फिर इट, फिर इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे उसके साथ हम एस या फिर ई एस का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, शी गोज टू द मार्केट एवरी संडे। अच्छा, बीच बीच में एक चीज और याद आ गई कि यार आप लोगों ने इस दफा हद ही कर दी है। यकीन करे मेरे पास जितने स्टूडेंट्स अभी तक आए मेरा व्हाट्सएप भरा हुआ है नंबर से। मैं बहुत कम स्टूडेंट्स का नंबर सेव करता हूँ, वो स्टूडेंट्स जो कोर्स बाय करते। यकीन करे 100 बच्चों में से 90 बच्चे ऐसे जिन्होंने सीएई में अप्लाई किया हुआ। आप लोगों का दिमाग सेट है। सीएई में एक तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा टेस्ट लिखा गया मतलब ऐड किया गया जो है मैथ का, और जो भी बच्चा मेरे साथ कांटेक्ट करता है उसने सीएई में अप्लाई किया। तो बेटा सीएई एक अच्छा ब्रांच है, लेकिन जीडी पायलट का वो कभी भी कॉम्पिटेटिव नहीं है। तो कम से कम बंदा मशवरा ले लेता है किसी से। अच्छा, फिर बहुत बच्चे ऐसे आ जाते हैं कि अप्लाई तो उन्होंने कर लिया, टेस्ट की डेट भी आ गई, उसके बाद मेरे साथ डिस्कस किया था कि सर हमने तो सीए में अप्लाई कर लिया, अब आगे क्या करना है। तो आगे बाप जाने खुदा जाने। अच्छा, यहाँ पर आपने इंटरजेक्शन को चूज करना। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया ओह नो, अब ओह नो ये एक फीलिंग्स है, किसी वजह से हमने फीलिंग्स निकाली है। और खुशी को रिप्रेजेंट करता है, वाव खुशी को रिप्रेजेंट करता है। आउच जब हमको कोई चोट लग जाए तो हम तब आउच यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमने बस को मिस किया, तो यहाँ पर मैं आउच तो नहीं ना यूज करूंगा। या फिर अगर आपसे बस छूट गई, आप लाहौर जा रहे हो, कराची जा रहे हो और आपने बस को मिस कर लिया, तो आप क्या कहेंगे? हुर्रे आई मिस द बस? नो, आप क्या कहेंगे? ओह नो आई मिस द बस। एक्सक्यू नंबर 18 इज आई सा ब्लैंक एलिफेंट ब्लैंक फॉरेस्ट। यहाँ पर हमने किस्सा करना है आर्टिकल्स का, ये पार्ट लाजमी देख ले। यहाँ पर मैं तमाम चीजें डिटेल्स के साथ जबकि नेक्स्ट वीडियो में हम गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हमने चूज करना है आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स मेनली 2 बड़े ग्रुप्स को हमने यानी बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। फिर डेफिनेट जो आर्टिकल है उसमें सिर्फ एक आर्टिकल है और आपका आर्टिकल है द, जिसको हमने उन चीजों के साथ यूज करना है जो स्पेसिफिक हो, एक हो, अपने आप में यूनिक हो। जिस तरीके से सन यूनिक है तो वहां पर हम दा यूज करेंगे, अर्थ के साथ हम दा यूज करेंगे, ओशन के साथ हम दा यूज करेंगे। जबकि जो दूसरे आर्टिकल्स है वो कहलाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें आपके मजीद 2 आर्टिकल्स है। एक आपका आर्टिकल ए है और दूसरा आपका आर्टिकल एन है। अब हम इन दोनों को कब यूज करेंगे? ए तब यूज करेंगे जब कोई नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और वो साउंड दे कॉन्सोनेंट का। एन तब यूज करेंगे जब कोई वर्ड वोवल से स्टार्ट हो, ठीक है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है फिर वोवल का साउंड दे रहा है, सो पर हम एन यूज करेंगे। वोवल्स 5 है, ए ई आई ओ यू। अब यहां पर देखिए एक आपका नाउन एलिफेंट है, सो एलिफेंट काउंटेबल है, जी सर काउंटेबल है, सिंगुलर भी है, ओके सर। सो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। क्या ये कोई हास एलिफेंट है? नो सर, एलिफेंट हास नहीं है। सो इट्स मीन कि द आर्टिकल तो हमारा यूज नहीं हो, ओके। अब जब एलिफेंट को मैं प्रोनाउंसिएट करता हूं तो हमारे साथ एक वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सो इट्स मीन कि फर्स्ट ब्लैंक में हमारा आ गया एन। लेकिन सर अब तो बी में भी एन है और सी में भी एन है, अब क्या करेंगे? ओके, हम फॉरेस्ट को देख लेते हैं। किसी हास फॉरेस्ट की बात की जा रही है? नो सर, हास फॉरेस्ट की बात नहीं की जा रही। इट्स मीन यहाँ पर भी दा यूज नहीं करेंगे। अब फॉरेस्ट के साथ जब आप इसको प्रोनाउंसिएट करते हो तो आपके साथ कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑप्शन बी को। आई सा एन एलिफेंट इन अ फॉरेस्ट। एमसीक्यू नंबर 19 इज ही इज प्लेइंग बेस्ट प्लेयर इन द टीम। अगेन हमने आर्टिकल को चूज करना है। ये आप लोगों का हो गया होमवर्क। इसका करेक्ट आंसर, अब मेरे हाथों पे इतना पसीना आया हुआ है ना कि लिखाई भी नहीं की जा रही है। 1 मिनट दोबारा लिखिए। ये आपका होमवर्क है, ओके। इसको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके मुझे बताना। लास्ट एमसीक्यू इज आई विल मीट यू प्लेइंग द पार्क। अब बेटा इसका आसान तरीका ये है प्रीपोजिशंस का कि आप जितने भी प्रीपोजिशंस आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसका आप ऐसे कर ले कि गूगल पर लिख ले यूजेस ऑफ दिस प्रीपोजिशन, यूजेस ऑफ दिस प्रीपोजिशन, या फिर उससे भी आसान तरीका आपको एक बताता हूँ। सिंपल यूट्यूब पर चले जाए, वहां पर लिख ले यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, तो आपके सामने एक डिटेल वीडियो आ जाएंगे। अब पार्क एक लोकेशन है। पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। 8 हम डिफरेंट चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि इसको हम यूज़ करेंगे लोकेशन के साथ, इसको हम यूज़ करेंगे टाइम के साथ, इसको हम यूज़ करेंगे प्लेस के साथ, इसको हम यूज़ करेंगे रेट के साथ। ऐसे बकाया भी काफ़ी चीज़ें जिसके साथ 8 यूज़ करेंगे। अब पार्क आप लोग का लोकेशन भी है और पार्क भी है।
तो डेट्स वाई पर यहाँ पर डेट्स वाई पर हम आर्टिकल 8 यूज़ करेंगे। आई विल मीट यू एट द पार्क। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। मैं आप लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रहा कि मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। असल में कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, उस वजह से मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि वीडियो मिस हुई थी सिर्फ तबीयत ख़राब होने की वजह से। कोशिश करूँगा कि डेली आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर सकूँ और जितना मेरे से हो सके अपने आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।